Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lecture of Psychology. आज का हमारा जो टॉपिक है वो एंजाइटी डिसऑर्डर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें हमारा जो दूसरा का हमने पैनिक डिसऑर्डर पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है फोबिक डिसऑर्डर्स। फोबिक डिसऑर्डर या फोबिया जो है बेसिकली वो एक ऐसा अनरियलिस्टिक, मीनिंगलेस एंड इरेशनल फियर है जो कि बहुत ज़्यादा शदीद नौइयत का होता है। एक्सेसिव होता है और इंटेंस होता है। इंडिविजुअल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी पर्सन से, किसी भी सिचुएशन से एक बहुत शदीद किस्म का खौफ महसूस करता है और जो है उसको पता होता है कि उस जो ये खौफ है इसकी कोई बेसिस नहीं है, ये इरेशनल है। इसके बावजूद वो उस फियर को कंट्रोल नहीं कर पाता और उससे छुटकारा नहीं कर पाता। अच्छा, और खौफ की शिद्दत इस कदर ज़्यादा होती है कि इंडिविजुअल जो है वो उसको ऐसे लगता है कि वो उस पैरालाइज हो गया, यानी मफलूज हो गया है। और उसके बेशक वहाँ पे कोई स्टिमुलस ऐसा मौजूद है या नहीं है जो कि खौफ या ख़तरे का बायस है। किसी ख़तरे की मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में, दोनों में इंडिविजुअल जो है वो ये वाला इंटेंस फियर जो है वो एक्सपीरियंस करता है। और इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है उसकी जो सोशल एडेप्टेशन है वो भी बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हो रही है। जो सोशल एडेप्टेशन है यानी सोसाइटी में जिस तरह से उसने रहना है, जिस तरह से उसने एडजस्ट करना है लोगों के साथ या डिफरेंट सिचुएशंस को उसने फेस करना है, वो भी जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। तो ये एक ऐसा, और ये फियर जो है ये परसिस्टेंट है, मुस्तकिल बेस पे रहता है और वक्त के साथ साथ जो है वो बढ़ता है। और अगर ऐसी सिचुएशन जो कि सिमिलर होती हैं उन सिचुएशन से जिनसे इंडिविजुअल थ्रेट फील करता है, तो उसमें वो एग्रीवेट करने लग जाता है। अब मैं आपको एक इसकी दिखाती हूँ, इमेज एक दिखाती हूँ। ये है ग्रीक गॉड, गॉड ऑफ फियर, फोबोस। तो जो पुराने ज़माने में जो हम देखते हैं कि ग्रीक की मैथोलॉजी में हम डिफरेंट किस्म के गॉड्स जो हैं वो हमें देखने में मिलते हैं। तो उसके जो फोबोस था ये दुश्मनों को डराने के लिए जो है ये गॉड उन्होंने बनाया हुआ था। और इसी से ये फोबिया का वर्ड निकला है कि किस तरह से जो फियर है वो एक परसिस्टेंट फियर, इंटेंस फियर जो है वो उसको फोबिया कहा जाता है। जो मैंने आपको बताया कि एग्रीवेट होता है सिमिलर सिचुएशन से। अगरचे ओरिजिनल स्टिमुलस सामने नहीं भी है, फिर भी जो सिमिलर सिचुएशंस हैं या सिमिलर स्टिमुलाई हैं उससे इंसान खौफजदा होता है। अच्छा, और क्या इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स में मैंने शुरू में भी बात की थी जब हमने एंजाइटी डिसऑर्डर का ओवरव्यू पढ़ा था, कि अवॉइडेंस बिहेवियर भी वो देखने में आता है। कोई भी किस्म का एंजाइटी डिसऑर्डर होगा उसमें अवॉइडेंस बिहेवियर लाजमी देखने में आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अवॉइडेंस बिहेवियर है वो टेम्परेरीली जो तशवीश है, परेशानी है, खौफ है, उससे टेम्परेरी रिलीफ देता है। तो जो पेशेंट है वो टेम्परेरीली जब उसको रिलीफ मिलता है तो वो अवॉइडेंस बिहेवियर जो है अपनाता है। ऐसी जगहों को पे जाने को से वो मना कर देता है, या ऐसे लोगों से मिलने से या ऐसी चीज़ों को देखने से वो बचता है, उनको अवॉइड करता है जो कि उसको फियर का बायस बनती हैं। तो वक्ती तौर पे तो वो खौफ से बच जाता है, लेकिन जब तक वो अपने खौफ का सामना नहीं करता वो खौफ उसके जहन में मौजूद रहता है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो बढ़ता रहता है। तो हम ये देखते हैं
कि जो आपका DSM-4 है, DSM-4 के अकॉर्डिंग हम आपका जो सिलेबस है क्लिनिकल साइकोलॉजी का या हेल्थ साइकोलॉजी के जितने डिसऑर्डर्स हैं वो हम अकॉर्डिंग टू DSM-4 स्टडी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था इसका करंट वर्जन जो है वो DSM-5 है, लेकिन अ, अ, हम चूंकि आपके सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं तो हमने टाइप्स ऑफ फोबिया हमने जितनी पढ़ेंगे हम DSM-4 के अकॉर्डिंग। तो कितनी है? 3 टाइप्स ऑफ फोबिया। नंबर 1 स्पेसिफिक फोबिया, नंबर 2 सोशल फोबिया, एंड नंबर 3 इज एगोराफोबिया। इनको हम वन बाय वन आप डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो फर्स्ट टाइप है जिसको हम स्टडी करते हैं वो है स्पेसिफिक फोबिया। ये जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पेसिफिक का मतलब है कि कोई भी ख़ास किस्म की सिचुएशन, ख़ास किस्म का ऑब्जेक्ट, ख़ास किस्म का जो सिचुएशन, इवेंट, पर्सन, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो इरेशनल और परसिस्टेंट फियर फील करता है, उसको हम स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। इरेशनल एंड परसिस्टेंट इंटेंस फियर। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो फियर होता है ना वो जो रियल डेंजर या रियल थ्रेट है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। यानी अगर जितना हमें एक स्टिमुलस से या किसी भी इवेंट से जितना हमें एक खौफ आना चाहिए उसके मुकाबले में इसका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। यानी असल में वो चीज़ इतनी डरावनी या इतनी खौफजदा कर देने वाली या वो पर्सन इतना खौफजदा कर देने वाला नहीं होता या इंडिविजुअल को, पेशेंट को उसे उतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होता जितना वो उसको फील कर रहा होता है। तो कि दैट इज़ डिस्प्रोपोर्शनेट टू द सिचुएशन। ठीक है, कि वो उससे कोई भी फोबिया है उसकी डेफिनेशन में ही आता है प्रोपोर्शनेट टू द एक्चुअल डेंजर। ठीक है, और ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, पर्सन या सिचुएशन। बल्कि इसमें हम ना पर्सन निकाल देते हैं क्योंकि हमारे पास ये स्पेसिफिक फोबिया ना पर्सन हम सोशल फोबिया में पढ़ेंगे। तो इसमें हम जो है ये देखते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन का जो फियर है उसको हम स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। और इसमें जो जिस भी चीज़ से इंसान डरता है उसी के मुताबिक उसको नाम दिया जाता है। जैसे कोई इंसान जानवरों से डरता है तो वो जू फोबिया आ गया। आपको मैं डिफरेंट इनके नेम बताती हूँ। अच्छा, कि जिस चीज़ से इंसान डरता है ना उसी के मुताबिक उसका नाम होता है। मिसाल के तौर पे इसमें जो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं आपके DSM-4 के अकॉर्डिंगली, उसमें आपके आ जाते हैं एनिमल्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स। के एनिमल्स के अंदर इंसेक्ट्स भी जो है जैसे छिपकली वगैरह आ गई। कुछ लोगों को एक मेरी जानने वाली है उनको परवाने से डर लगता है, ये जो मोथ नहीं होता छोटा सा, उससे डर लगता है। कुछ लोगों को बटरफ्लाई से डर लगता है, कि कुछ लोगों को चींटियों से डर लगता है। तो एनिमल्स के साथ साथ इंसेक्ट्स का फोबिया भी होता है। फिर उसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो फियर ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। ये DSM-4 के मुताबिक इन ये वाली जो मेन कैटेगरीज हैं इनके जो फियर्स हैं वो इस फोबिया में शामिल है। ठीक है, जिसमें माउंटेन्स का फियर हो सकता है, वैलीज का हो सकता है जो कि पहाड़ों के दरमियान होती हैं। फिर उसके अलावा हाइट का हो सकता है, वाटर का हो सकता है। ये सारे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ना उसके अंदर। फिर स्टॉर्म्स, इस तरह से टनल्स, कुछ लोगों को सुरंगों में जाने से भी डर लगता है। तो ये सारा जो आपका इन्वायरमेंट है ना उसके अंदर जो चीज़ें या ऑब्जेक्ट्स हैं जो खौफजदा कर देने वाले हैं वो जो है इसके अंदर शामिल है।
अच्छा, अब जो पर्सन है वो अवेयर है कि ये जो फियर है ये इरेशनल है, ठीक है। उसको पता है, इतनी अवेयरनेस है कि फियर जो है उसका गैर मंतकी है, इरेशनल है, इसके कोई बेसिस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं कर पाता, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो क्या करता है कि ही ओवर एस्टिमेट्स द डेंजर। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि जो थ्रेट है या डेंजर है वो उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि वो उसको खुद से महसूस कर रहा होता है या खुद से एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ जो फोबिया हैं उनके हम नाम देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक और फोबियाज के अंदर हमें देखने में आते हैं। नंबर 1, क्लास्ट्रोफोबिया। यह आपका आ जाता है फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसिस, बंद जगह, ऐसी जगह जो जहाँ पे ऊंची ऊंची दीवारें हैं और आपके इर्द गिर्द आपको खुली जगह नज़र नहीं आ रही, ठीक है। हाइड्रोफोबिया, पानी का फोबिया। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोफोबिया के बाद एक्रोफोबिया। ये भी बड़ा जो है वो कॉमन है। एक्रोफोबिया के लोग जो हैं वो हाइट्स के साथ जो है डरते हैं, या ऊपर से अगर आप नीचे देखें तो उनको ये खौफ होता है कि हम गिर जाएंगे, ठीक है। पानी का फोबिया भी जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक फोबिया। कभी आपने अगर कभी समुंदर देखा हो या इवन कि कोई डैम वगैरह ही देखा हो ना, तो डैम में भी इंसान को ये एक नेचुरल फियर है, लेकिन जो फोबिया में आएगा ना फिर वो ये होगा कि इंसान ऐसी जगह को ही अवॉइड करेगा जहाँ पे उसको ज़्यादा पानी नज़र आता है। तो फियर सारे वही नेचुरल हैं, फिर आप याद करें वही इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन जो मैंने आपको पहले बताया था, जो किसी भी बिहेवियर को, नॉर्मल बिहेवियर को एबनॉर्मल में लेके जाता है। वो ये 3 डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि किस तरह से आपकी बिहेवियर जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो कितनी दफ़ा अकर हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है और कितना इंटेंस है, तो और ड्यूरेशन ये कितनी देर तक रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये फियर्स तो नेचुरल हर इंसान के अंदर होते हैं ना, लेकिन उसके बाद और दूसरी एक चीज़ जो हमें देखने में आती है, जिससे हम किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोस करना हमारे लिए आसान हो जाता है कि आपकी फंक्शनिंग को कितना इफेक्ट कर रहा है। इसमें हम फोबिया में पढ़ रहे हैं ना, हमारी फंक्शनिंग को वो इस तरह से इफेक्ट कर रहा है कि जो इंडिविजुअल है वो अवॉइड करता है फिर इस तरह की सिचुएशन से, ऐसी जगह पे जाने से जहाँ से उसको ये चीज़ें मिल सके। अच्छा, आगे नंबर 4 इसकी है जू फोबिया, एनिमल्स का फियर। फिर कुछ लोगों को फोबिया होता है ब्लड का, खून नहीं देख सकते, इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, किसी को ज़ख्मी हालत में देखें तो उससे भी डर जाते हैं। फिर उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो है फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ स्नेक्स है। फिर इसमें फियर ऑफ लिफ्ट्स है, बहुत से लोग लिफ्ट से भी डरते हैं। ये कन्फाइंड स्पेसिस में भी आता है, और लिफ्ट क्योंकि ऊपर भी जा रही होती है तो इसमें 2-3 चीज़ें अंदर आ जाती हैं। फिर फ्लाइंग से कुछ लोग जो है वो फ्लाइट लेने से डरते हैं, एरोप्लेन में उन्होंने जाना होता है तो उस चीज़ से वो डर रहे होते हैं। तो अच्छा, और ये सारी हमने उसकी डिफरेंट किस्म की टाइप्स पढ़ ली। अगर हम ये देखें कि इसका डायग्नोसिस हमने किस तरह से करना है DSM-4 के अकॉर्डिंग, तो इसके डायग्नोसिस के लिए ये है कि ये जो एक्सेसिव फियर है ना किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का, इसको अगर ये 6 महीने तक परसिस्ट करता है तो हम उसको स्पेसिफिक फोबिया जो है वो डायग्नोस करते हैं। एटलीस्ट 6 मंथ्स, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एक तो वो एक्सेसिव होगा, एक उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो हम उसको डायग्नोस करेंगे कि ये इंडिविजुअल जो है ये स्पेसिफिक फोबिया का पेशेंट है, और साथ साथ उसके अंदर अवॉइडेंस बिहेवियर भी देखने में आएगा। फोबिया की सेकंड टाइप जो DSM-4 के अकॉर्डिंग है सोशल फोबिया। DSM-5 में इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया और इसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का नाम दिया गया, लेकिन हमारा जो कि सिलेबस DSM-4 को फॉलो कर रहा है तो उसमें हम सोशल फोबिया ही इसको पढ़ेंगे और फोबिया की एक टाइप के तौर पे ही पढ़ेंगे। अब ये क्या है,
कि ये भी वही परसिस्टेंट और इरेशनल फियर, एक्सेसिव फियर, और किस चीज़ का, ऑफ सोशल सिचुएशंस, कि यहाँ पे सोशल का मतलब क्या है कि जहाँ पे दूसरे लोगों से मिलना जुलना हो, कोई पब्लिक प्लेसेस है, कोई गैदरिंग है, कोई शादी है, कोई गमी है, कोई ऐसा मौका है जहाँ पे कोई पार्टी है, लोगों से मिलना है, तो यहाँ पे क्या है कि ही इज़ अफ्रेड ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल। वो डरता है, लोगों से बात करते हुए डरता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए डरता है, ऐसी जगहों को अवॉइड करता है जहाँ पे जो है वो अ, लोगों से मिलने का खतरा हो। अवॉइड्स द गैदरिंग, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करता है। शादी पे जाने की उसकी कोशिश होती है कि नहीं, घर वाले चले जाएं, मैं तो ना ही जाऊं। कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेता कि जो कि जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हों। और इसकी रीज़न क्या हम कहेंगे, रीज़न हम ये कहेंगे कि उसको ये लगता है कि दूसरे लोग जो है ना वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको जज कर रहे हैं। ये एक जो है ना नेगेटिव इवेल्युएशन का, ऑब्जर्विंग, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। हाँ, अदर्स आर ऑब्जर्विंग हिम, जजिंग हिम। जजमेंट का हमें बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है ना जब हम कहीं जाते हैं कि ड्रेसअप होके कोई अगर गौर से हमें देख लेना तो हम अपने कपड़े देखने लग जाते हैं, अच्छा कहीं से कोई कपड़ा जो है हमारा ख़राब तो नहीं लग रहा, कोई चीज़ अजीब तो नहीं लग रही। तो ये एक नेचुरल होता है, लेकिन ये इसकी वजह से हम कहीं जाना तो नहीं छोड़ देते ना, इसका फिर अवॉइडेंस बिहेवियर इसके अंदर आ जाता है। ऐसे लोग जो हैं वो उसको लगता है उसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और उसके बिहेवियर को भी कि वो क्या कर रहा है, उसके एक्शंस क्या हैं, वो कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है। और उसके नतीजे में क्या होता है, ये जो नेगेटिव इवेल्युएशन का उसको फियर है, उसके नतीजे में वो क्या करता है, वो पब्लिक में एक तो जाना छोड़ देता है, और बहुत सी दूसरी एक्टिविटीज़ जो कि पब्लिक के सामने हो सकती हैं वो उनको अवॉइड करता है, जैसे दूसरों के सामने लिखना, खाना पीना, बोलना चालना। आपने देखा होगा ना बहुत से लोग जो अगर स्पीच भी करनी हो, या अगर कभी आपने भी स्पीच की हो, तो कुछ देर के लिए आपको एंग्जाइटी होती है। अच्छा, एंग्जाइटी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम होती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो अगर अब आइंदा आपको कोई ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा डर लग रहा हो ना, या आप थोड़े से परेशान हो, तो आपने ये अपनी चीज़ नोटिस करनी है कि क्या आपके हाथ भी ठंडे हो रहे हैं। हाथ का ठंडा होना भी एक नेचुरल एंग्जाइटी का सिम्टम है। अच्छा, तो ये लोग जो हैं वो पब्लिक के सामने जो है वो इन सारी एक्टिविटीज़ से गुरेज करते हैं, अवॉइड करते हैं उनको। अच्छा, और ये वाला जो और फिर वही है कि जो फियर है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है उस सिचुएशन के हिसाब से, यानी उसमें इतनी को डरने वाली बात नहीं होती, लेकिन ये है कि वो इंडिविजुअल जो है वो इतना ज़्यादा खौफजदा होता है जितना कि उसको रियल थ्रेट नहीं होता। और ये इसका जो ऑनसेट है, या जो इसका जो स्टार्ट है फोबिया का, वो आमतौर पे जो है वो चाइल्डहुड में होता है, और उसके बाद ये कंटिन्यू करता है यूथ तक। आपकी जो जवानी है उस तक वो जारी रहता है, क्योंकि बचपन से ये स्टार्ट हो जाता है, और बच्चे जो हैं वो करते हैं दूसरों को अवॉइड करना, और ये अवॉइडेंस बिहेवियर जो है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। ठीक है, कि इंडिविजुअल ऐसी किसी भी ऐसी एक्टिविटी को अवॉइड करता है कि जिसमें दूसरे लोग शामिल हो। और इसका डायग्नोसिस भी वही है कि 6 मंथ्स जो हैं वो अ, उसके 6 मंथ्स के लिए उसको परसिस्ट करना चाहिए फियर को। और उसके साथ साथ जो है वो सोशल सिचुएशन से अवॉइड भी करे, तो उसको हम डायग्नोज करेंगे कि ये इंडिविजुअल जो है ये सोशल फोबिया का पेशेंट है। अब हमारे पास आ गई तीसरी और लास्ट इसकी टाइप, वो है एगोराफोबिया।
एगोराफोबिया का मैंने हल्का फुल्का सा जिक्र उसमें भी किया था जब हमने पैनिक डिसऑर्डर पढ़ा था ना, तो उसमें मैंने एगोराफोबिया का जिक्र किया था कि पैनिक अटैक में जो पेशेंट पैनिक अटैक से डरते हैं ना कि हमें अगला पैनिक अटैक जो है वो हो जाएगा, पब्लिक प्लेस में हो जाएगा, तो ऐसे लोग फिर क्राउड में जाने से और इस तरह ऐसी जगहों पर जाने से घबराते हैं। बहरहाल जो एगोराफोबिया है इसका मतलब है कि फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, एक्सेसिव फियर ऑफ, एक्सेसिव, आपने एक्सेसिव या इंटेंस का लफ्ज़ जो है ना फियर के साथ आप लगाएंगे तो वो फोबिया बनेगा, ठीक है, अदरवाइज वो सादा फियर है। अच्छा, फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, बहुत खुली सी जगह होगी, या पब्लिक प्लेसेस या क्राउडेड प्लेसेस, ठीक है। इन सारी चीज़ों का फियर जो है वो एगोराफोबिया कहलाता है। अच्छा, अब क्या है कि और क्योंकि ये सारी जगह वो हैं कि जहाँ पे इंडिविजुअल ये फील करता है कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, अगर तो उसको हेल्प नहीं मिलेगी, उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो इस वजह से जो है ना, वो मैंने उसमें सोशल फोबिया में आपको बताया ना कि वो इसलिए घबराता है कि उसको लगता है कि लोग उसको नेगेटिवली जज कर रहे हैं। यहाँ पे वो इसलिए फियर फील करता है कि उसको लगता है कि अगर यहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई या मेरे एंग्जाइटी सिम्टम जो हैं वो अकर कर गए तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो पैनिक अटैक में भी मैंने आपको यही बताया था ना कि वो इसलिए अकेला बाहर निकलने से घबराता है कि अगर मुझे पैनिक अटैक हो गया तो मैं अकेले क्या करूँगा, लोग, एम्बेरसमेंट का भी एक आंसर इसके अंदर आ जाता है और उसके साथ साथ एंग्जाइटी का आंसर भी आ जाता है। अब इनके जो बिहेवियर्स हैं जो इसके एगोराफोबिया के अंदर हमें देखने में आते हैं वो क्या हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स। नंबर वन ये है कि इंडिविजुअल क्या को किस चीज़ की एंग्जाइटी होती है, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि उसको होता है कि अगर वहाँ पे इतना रश होगा और अगर मेरी तबीयत ख़राब होगी तो मैं क्या करूँगा। इसमें किसी भी किस्म की गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल्स, बसेस, ट्रेन्स वगैरह जो सारी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है आपके पब्लिक के लिए। फिर उसके बाद बीइंग इन ओपन स्पेसिस, के ओपन स्पेसिस में भी जो है मिसाल के तौर पे कोई पार्किंग लॉट्स हैं या कोई मार्केट प्लेस है या ब्रिजेस वगैरह हैं, ठीक है, तो उससे उसको वो अवॉइड करता है और उसे वहाँ पे जाने से एंग्जाइटी होती है, ठीक है। अच्छा, नंबर तीन क्या है, बीइंग इन इनक्लोज स्पेसिस, के जो खुली, वो ऐसी जगह जो कि आप बंद हैं, वहाँ पे भी उनको जाने से तंगी और घबराहट होती है। जैसे मिसाल के तौर पे शॉप्स हैं या थिएटर्स हैं या सिनेमाज हैं, ऐसी जगह जो कि बिल्कुल बंद होती हैं, वहाँ पे जाके भी उनको घबराहट और एंग्जाइटी होने लग जाती है, तो ये अवॉइड करते हैं ऐसी जगहों पे जाने। फिर उसके बाद क्या है, स्टैंडिंग इन अ क्यू, के अगर उन्होंने किसी क्यू में खड़े होना है ना तो ये भी उनके लिए मुश्किल है, जहाँ पे उनके आगे भी लोग हैं और उनके पीछे भी लोग हैं तो उनको सफोकेशन शुरू हो जाती है। या बीइंग इन क्राउड भी उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी प्रोवोकिंग और फियर प्रोवोकिंग होता है। उसके बाद क्या है, अकेले घर से बाहर होना, कि घर से बाहर अकेले, ये मैंने उसमें भी आपको बताया था ना कि उनको होता है कि अगर हम घर से बाहर अकेले होंगे और हमें कोई मसला हो गया तो क्या होगा, ठीक है। अब वो क्या करता है, इन इन सिचुएशन से उसको फियर भी फील होता है और उसके साथ साथ वो इन फियर्स की वजह से इन सिचुएशंस को अवॉइड भी करता है, ठीक है, क्योंकि उसको होता है कि ऐसी जगहों पे अगर जाऊंगा तो मेरे लिए एस्केप करना जो है मुश्किल हो जाएगा या मुझे हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम बूढ़े लोगों में देखें जिनकी एज ज़्यादा होती है तो उनको ये डर होता है कि हम गिर ना जाएं, कि फियर ऑफ फॉलिंग है इन पब्लिक प्लेस में, तो जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं। या फिर समटाइम उनको होता है इनकंटिनेंस के, जो है ना वो कोई जैसे कपड़े ना गंदे हो जाए, तो ये भी, ये एम्बेरसमेंट का भी एक इसमें जो है वो आ जाता है आंसर, कि कपड़े गीले हो जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा तो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा। और फिर वो वही है कि यह इसके अंदर भी जो फियर या एंग्जाइटी है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है एक्चुअल डेंजर से, और ये भी एटलीस्ट 6 मंथ्स तक जो है वो ये वाली सिम्टम्स जारी रहनी चाहिए, तो फिर इसको डायग्नोज करेंगे। यानी तीनों जो फोबिया की टाइप्स हैं उनकी सिम्टम्स अगर एटलीस्ट 6 मंथ्स तक जारी रहती हैं तो फिर जो है वो डायग्नोसिस जो है वो आप दे सकते हैं कि अच्छा इसको सोशल फोबिया या स्पेसिफिक फोबिया या एगोराफोबिया है, ठीक है।
ये 3 टाइप्स हमने पढ़ ली, उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो फोबिया है या जो फोबिक डिसऑर्डर्स हैं उनके कॉजेज़ क्या हैं। क्या ऐसी रीजंस हैं जो कि अभी हमने वन बाय वन उसके अंदर भी पढ़ी, और हम इसमें थोड़ा सा जनरली एक ओवरव्यू भी ले लेते हैं कि क्या काजेज़ होती हैं। सबसे पहली चीज़ है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग जो है, अगर आप फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कंडीशनिंग का कंसेप्ट। कंडीशनिंग इज़ बेसिकली इज़ अ फॉर्म ऑफ लर्निंग, कि आप दो सिचुएशंस को जो है वो आपस में जोड़ देते हैं। जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे अगर आपको कहीं पे कोई खौफ महसूस हुआ था या कोई आपने ऐसा एम्बैरेसिंग जो है वो एक्सपीरियंस किया था ज़िंदगी में, तो आप उसको उससे मिलती जुलती अगली जो सिचुएशन है उसके साथ एसोसिएट करके उसको जोड़ देते हैं। तो फिर जब आपने वैसा ही एक एम्बैरेसिंग या एंग्जाइटी प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस किया था, तो अब आपको उस तरह से मिलती जुलती अगर सिचुएशन नज़र आएगी तो आपको उसमें भी खौफ महसूस होगा। तो इसको हम कहेंगे कि आपने सीख लिया है कंडीशनिंग के थ्रू का किस तरह से, अगर पहले एक दफ़ा आपको एक एक चीज़ ने डराया था या परेशान किया था, तो वो चीज़ अब भी आपको डराएगी या फ्यूचर में भी आपको डराएगी। ये ख़ास तौर पे जो स्पेसिफिक फोबिया है ना, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है। अच्छा, वैसे तो हर एक में काम करती है, लेकिन उसमें, और ये नेगेटिव सेल्फ इवेल्युएशन जो है इसका बहुत ज़्यादा जो रोल है वो आपके सोशल फोबिया में है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि लोगों को ये होता है कि दूसरे जो हैं वो हमारे बारे में बुरी राय रखेंगे, तो हम हैं ही बुरे। अपने बारे में डाउट है, अपने बारे में कोई परेशानी है इस तरह की जिसकी वजह से, या सेल्फ इस्टीम लो है, तो उसकी वजह से भी जो है ना वो सोशल फोबिया इंसान को सामने आता है, वो इसकी कॉज बनता है। और फिर जो है दुनिया जो है वो लोग जो है वो दूसरों से मिलने से, और उनको होता है कि लोग हमें इवेल्युएट करेंगे और रिजेक्ट कर देंगे, तो इस वजह से लोगों से मिलने से कतराता है। नंबर 3 है नेगेटिव थॉट्स। किसी भी इंडिविजुअल की या किसी भी जो फोबिया का पेशेंट है, नेगेटिव थॉट्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिजल्ट्स। किसी भी चीज़ के, किसी भी एक्सपीरियंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उनसे एक इंडिविजुअल जो है वो डरता है। तो वो सोचता है कि ये जो एक्सपीरियंस है ये आगे जाके, मिसाल के तौर पे जैसे एगोराफोबिया की उसमें है कि उनको लगता है कि अगर हम घर से अकेले बाहर निकलेंगे तो ये बहुत हॉरिबल केस हो सकता है, कि तो पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा इसका जो है वो हमें मसला हो सकता है। तो इस तरह से जो मेन खौफ है ना हर फोबिया के अंदर, वो मैंने आपको उसकी कॉजेज़ बताई कि किस किस वजह से जो है वो, क्योंकि कॉजेज़ बहुत ज़्यादा ना आपके उसमें सिलेबस में इतनी ज़्यादा एम्फसाइज नहीं की हुई, तो बस इतनी कर लेना आपके लिए इनफ है। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट को भी देख लेते हैं कि फोबिया जो डिसऑर्डर है फोबिया, उसको किस तरह से हम जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए जो रिसर्च के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव साइकोथेरेपी है वो है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन बिहेवियर थेरेपी की एक फॉर्म है, और ये स्पेसिफिक फोबिया और एगोराफोबिया इन दोनों में ये बहुत ज़्यादा काम करती है। इन दोनों के लिए रिसर्च के मुताबिक इन दोनों में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, स्पेसिफिक और एगोरा। अच्छा, इसमें ये किया जाता है कि इसमें एक इंडिविजुअल जिस चीज़ से फियर करता है या जिस चीज़ से डरता है उसको इमेजिनेशन में ना उस चीज़ के साथ एक्सपोज करवाया जाता है। कि मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल जो है किसी इंसेक्ट से डरता है, छिपकली से डरता है, तो उसको एक ऐसी सिचुएशन दी जाती है कि वो इमेजिन करें कि छिपकली उससे बहुत दूर है या उसके घर में कहीं किसी जगह पे बैठी हुई है। मतलब एक सबसे जो लो फियर वाली सिचुएशन है ना, वो सबसे पहले उसको लिया जाता है और इमेजिनेशन में उसको उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ एक्सपोज किया जाता है। फिर उसके बाद उसको जब फियर महसूस होता है तो उसके साथ साथ उसको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग करवाई जाती है।
इसके दो हिस्से होते हैं कि एक आपका एक्सपोजर है, इमेजिनल एक्सपोजर, और उसके बाद आपको साथ साथ रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जाती है कि आप एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर अपना वो जो फियर्ड ऑब्जेक्ट है उसको आप इमेजिनली जो है सोच रहे हैं, और उससे आप इमेजिनली एक्सपोज हो रहे हैं, साथ साथ आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि कंडीशनिंग के थ्रू फियर सीखा जाता है, तो इस तरह ये आपकी कंडीशनिंग उस सिचुएशन या उस ऑब्जेक्ट की जो कंडीशनिंग है वो रिलैक्सेशन के साथ कर दी जाती है, और फिर इंडिविजुअल जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने खौफ से बाहर निकलने लगता है। फिर जब उस थोड़ा सा बेहतर होता है तो फिर उसको उसी की खौफ की एक ज़्यादा स्वीयर फॉर्म से एक्सपोज कराया जाता है, इमेजिनेशन में ही साथ साथ रिलैक्सेशन कराई जाती है। जैसे आप कि इसकी स्वीयर फॉर्म फियर की ये हो सकती है कि जो छिपकली है इस वक्त आपके कमरे में है, जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ पे, तो ज़ाहिर है ये जो इंसान फोबिया है जिसको छिपकली से, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे खौफज़दा होगा। लेकिन जब वो पिछली सारी सिचुएशंस को रिलैक्सेशन के साथ हैंडल कर रहा है तो फिर उसको सबसे आखिर में ये वाली जो मोस्ट फियरफुल सिचुएशन है उसके साथ उसको एक्सपोज किया जाता है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो उसको डिसेंसिटाइज कर दिया जाता है उस ऑब्जेक्ट के फियर के साथ। तो ये बहरहाल ये आपके लेवल से थोड़ी हाई बातें हैं, अभी मैंने आपको ये बहुत ज़्यादा सिंपल करके बताया है। आपने बस इसका क्रक्स यही है कि ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन फोबिया को ट्रीट करने के लिए, जिसमें इंसान को रिलैक्सेशन कराई जाती है और उसके साथ साथ जिस ऑब्जेक्ट से वो डरता है या जिस सिचुएशन से डरता है उसको कहा जाता है कि अपनी इमेजिनेशन में आप उसके बारे में सोचें और अपने आप को उससे एक्सपोज करें। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसका जो डर है वो रिलैक्सेशन में चेंज हो गए, तो उसका फोबिया जो है मैनेज हो जाता है और वो ट्रीट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे जो एक तरीका जो है फोबिया को ठीक करने के लिए वो है ऑटो सजेशन टेक्निक। ये आपका पिछले साल जो है वो बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन आया था कि किस तरह से ऑटो सजेशन जो है वो उसकी टेक्निक जो है वो सोशल फोबिया को ट्रीट करती है। तो सोशल फोबिया जो है ना इसके लिए ये इफ़ेक्टिव है। वो किस तरह से कि इसमें इंडिविजुअल, हमने पहले पढ़ा ना कि इंडिविजुअल को नेगेटिव इवेल्युएशन का खौफ होता है, तो इस वजह से वो उसको होता है कि लोग मुझे जज करेंगे। तो यहाँ पे उसको ये सिखाया जाता है कि वो पॉजिटिव सोचे और अपने आप को पॉजिटिव सजेशन दे। सजेशन का मतलब होता है अपने आप को अपने बारे में कुछ बताए। ऑटो यानी खुद से अपने आप को कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस दे कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, जो लोग हैं सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, सारे लोग नहीं मतलब मैक्सिमम लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे ना पसंद करने की कोई ऐसी वजह नहीं है। तो पॉजिटिव एफर्मेशन अबाउट सेल्फ, तो वो आ जाएगी आपकी ऑटो सजेशन। ठीक है। और नेगेटिव सेल्फ इवेल्युएशन का मुकाबला करना है और अपनी सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करने के लिए। ठीक है। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है सोशल स्किल ट्रेनिंग। सोशल स्किल ट्रेनिंग भी जो है वो सोशल फोबिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब एक इंसान, सोशल स्किल का मतलब है कि आप दूसरों से जब मिलते जुलते हैं तो आपने किस तरीके से जो है वो इंटरेक्ट करना है। तो ये सोशल, जैसे हम जाते हैं हम सलाम करते हैं, ये भी हमारी एक सोशल स्किल ट्रेनिंग है। ओकेजन के मुताबिक हमने किस तरह से रिएक्ट करना है, ये भी हमारी सोशल स्किल है। तो जब ये सिखाई जाती हैं तो ये भी सोशल फोबिया को ट्रीट करने में इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फोबिक डिसऑर्डर्स। होपफुली आपको जो है इसकी समझ आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ऐसा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।